बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम है बहुत टफ होने वाला है और आपको पता ही है कि 40 को मैसी दुनिया पूरा कहानी को दिमाग में रखिएगा, तब जाके आपको जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसका एक संगठन ब्लैक हैंड, और ये ब्लैक हैंड जो आतंकवादी संगठन है इसको वित्त पोषित। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसटी टीचिंग अड्डा 247 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका सपना है बिहार में सरकारी एजुकेटर बनने का, क्लास 9, 10th, 11th और 12th का, और आपका पेपर है सोशल साइंस और सोशल साइंस में हिस्ट्री, तो आप सभी का खुले दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस घटना के बारे में जिसने पूरी मानवता को हिला करके रख दिया था। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने से पहले हम यूरोप ये कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट देश जो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन देश यूरोप में आते हैं, तो और उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था। तो उन देशों के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन देश था। तो देख लीजिए, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट देश जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। तो यहाँ देख लीजिए, यूरोप कॉन्टिनेंट में यह जर्मनी है। जर्मनी के देखने के बाद आप यहां देखिए ऑस्ट्रिया को देख लिए। यहां आप देखिए सर्बिया को, यहां देख लिए सर्बिया को, और यहां पर देखिए बोस्निया, यह एक देश है बोस्निया, और यह है फ्रांस। यह क्या है? फ्रांस है। फ्रांस हो गया। आपका ए वाला एरिया यूनाइटेड किंगडम हो गया। ए वाला एरिया क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम का हो गया। यूनाइटेड किंगडम का हो गया। यहां देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यह एक जो देश है बहुत बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, यह है रसिया। क्या है? रसिया। ये रसिया। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए यूरोप के उन 8-10 देशों को कम से कम आपका नाम याद होना चाहिए कि यह यूरोपीय कॉन्टिनेंट में पड़ता है। जैसे कि जर्मनी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया हंगरी आपको ध्यान रखना है, बोस्निया एक देश है आपको ध्यान रखना है, सर्बिया एक देश है आपको ध्यान रखना है, और यह बड़ा वाला एरिया रूस को आपको ध्यान रखना है। इधर इंग्लैंड को ध्यान रखना है, और यहाँ पे इटली को देखिए, इटली को, यह इटली है। अब इतना देखने के बाद, समझने के बाद, अब हम बात करेंगे कि आखिर जो प्रथम विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसमें क्या हुआ था, युद्ध कैसे लड़ा गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह युद्ध हुआ क्यों था। तो यह युद्ध क्यों हुआ था, देखिए हम बात करेंगे कि युद्ध का जो शुरुआत हुआ था 28 जुलाई। कब स्टार्ट हुआ था युद्ध? तो युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को यह युद्ध स्टार्ट हुआ, और यह युद्ध खत्म कब हुआ था? तो यह खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। देखिए, यह युद्ध लगभग 4 साल 3 महीना 11 दिन तक चला। 4 साल 3 महीना 11 दिन तक चला, और यह युद्ध कब से स्टार्ट हुआ है? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। इतना सारा चीज आपको पहले याद रखना है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन देश आते हैं, कब यह युद्ध स्टार्ट हुआ था और कब यह खत्म हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो यहां देखिएगा, घिनौना रूप इस युद्ध का देखिए कि जब तक बंदूक से हो रहा था, तोपे से हो रहा था, हवाई हमला हो रहा था, सारा चीज सही था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया कि केमिकल वार छेड़ दिया। और इस केमिकल वार में क्या होता है कि
क्लोरीन गैस बहुत खतरनाक होता है और इस युद्ध में जर्मनी ने लगभग 1.25 लाख टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करता है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करता है जिसमें लाखों लाख लोग मारे जाते हैं। केमिकल वार तो ठीक है यहां तक, लेकिन इसके अलावा केमिकल वार के अलावा क्या होता है कि केमिकल वार के अलावा क्या होता है कि बैक्टीरियल वार मतलब जर्मनी के साइंटिस्ट लोग क्या करते, जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा बैलून में बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह को क्या किया जाता था कि उसमें किसी तरीका से पैक करके और वायुमंडल में जहां तहां छोड़ दिया जाता था अपने दुश्मन देशों के आसपास के एरिया में, और वहां पे लोग बहुत मारे जाते थे। यह एक हुआ। एक और इसमें तरीका इन लोगों ने अपनाया था, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है यह क्लोरीन गैस से भी खतरनाक था। मस्टर्ड गैस में क्या होता था कि वायुमंडल में मस्टर्ड गैस छोड़ने के बाद स्किन के ऊपर फफोले पड़ जाते थे। मतलब पूरा बॉडी में घाव टाइप का हो जाता था और फिर लोग क्या होते थे, मर जाते थे। यह एक नया अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था जर्मनी, और इसमें लाखों लोग मारे गए थे। इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें, देखिए यह है यू-बोट। अब इसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जर्मनी, हम लोग इंप्रेटर के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? इंप्रेटर के बारे में पढ़े थे, जो 1912 में जर्मनी ने बनाया था। उस समय विश्व का सबसे बड़ा जहाज कौन था? तो इंप्रेटर था। और इंप्रेटर जहाज बनाने के साथ ही समुद्र में जो वर्चस्व था पहले, वह इंग्लैंड का था। जर्मनी से पहले समुद्र में जो वर्चस्व था इंग्लैंड का था। लेकिन इंप्रेटर जहाज बनते ही अब समुद्र का एक तरीका से जो बादशाहता है वह किसके तरफ आ गया है? तो यह जर्मनी के हाथों में आ गया है। मतलब जर्मनी और दिन पे दिन पावरफुल बनते जा रहा था। अब देखिए यहां यू-बोट का कहानी क्या है? यह एक क्या है? सबमरीन है, पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी, जहाजों को पानी में ही डुबा देता था। तो यह जो जर्मनी है यू-बोट के मदद से क्या किया है कि एक लिसुतानिया एक जहाज है। देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा पीछे, अमेरिकन पीपल मारे जाते हैं। मतलब कि यू-बोट के मदद से लुसितानिया नामक जहाज को अटलांटिक महासागर में, कहां पे? अटलांटिक महासागर में डुबो दिया जाता है, जिसमें 1200 अमेरिकन पीपल क्या होते हैं? लोग मारे जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि अमेरिका जर्मनी को हालांकि बार बार मना कर रहा था कि मतलब युद्ध करने के लिए, एक तरीका से अमेरिका युद्ध को टाल रहा था। अमेरिका हालांकि युद्ध में 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री मारा है। इससे पहले एक था इस तरीका से कि वह मित्र राष्ट्र के तरफ से ही लड़ेगा, क्या बोलते हैं, यानी अलाइड पावर के तरफ से ही लड़ेगा। लेकिन अमेरिका तटस्थ था अभी तक, जब तक उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था अमेरिका को, तब तक अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर नहीं किया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। और अमेरिका जहाज है वह लुसितानिया को क्या किया है? अटलांटिक महासागर में डुबो दिया है। क्योंकि, और अमेरिका इसलिए भी एक्शन में आया क्योंकि उस जहाज पे लगभग 1200 अमेरिकी नागरिक बैठे हुए थे और लगभग मारे गए थे। तो अब आगे अगर हम चलें तो देखिए, आगे अगर हम लोग देखें तो यू-बोट को देख लिए कहानी की, जो लुसितानिया, यह लुसितानिया जहाज आप देखें ना, लुसितानिया। तो इस लुसितानिया जहाज को डुबाने से कितने? 1200 अमेरिकन सिटीजन क्या हुए थे? मारे गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। लुसितानिया को किस महासागर में? तो अटलांटिक, ये भी ध्यान रखना है। अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक
अटलांटिक ओशन में इसको डुबो दिया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें यूएसए का सम्मिलित होना, तो यूएसए का सम्मिलित होना सिंपल याद रखिएगा कि यूएसए जब जर्मनी ने उसके जहाज को, लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया अटलांटिक महासागर में, तो 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर करता है। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर करता है 6 अप्रैल 1917 को। अगर हम वही बात करें कि अमेरिका के इंटर करने के बाद, अमेरिका के इंटर करने के बाद एक ताकत मिल जाता है किसको? मित्र राष्ट्र को, यानी अलाइड पावर को। तो अलाइड पावर को जब ताकत मिल जाता है तो इन लोग क्या करता है? एक संयुक्त अभियान चलाता है। कौन कौन मिलके? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, यह तीनों मिल करके, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये तीनों मिल करके संयुक्त अभियान चलाता है किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखो, जर्मनी जो कि एक्सिस पावर ग्रुप का है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 गुट में हुआ था। एक गुट का नाम था क्या? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मतलब आपका हो गया अलाइड पावर, धुरी राष्ट्र का मतलब हो गया एक्सिस पावर, या एक्सिस पावर को ही सेंट्रल पावर कहा गया है। अब अमेरिका जब इंटर मारा है तो एलाइड पावर ताकत में फिर से आ गया है, और जो एक्सिस पावर में था जर्मनी के साथ, जैसे जर्मनी के साथ कौन कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी था, शुरुआत में इटली था, हालांकि इटली बाद में 1915 में इन लोग को एक्सिस पावर वालों को छोड़ दिया था। बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया। अब अमेरिका के एंट्री होने से यह जो मजबूत हुआ था मित्र राष्ट्र, तो इसने सबसे पहले किसको, बुल्गारिया को पहले ख़त्म किया। पहले छोटे छोटे कमज़ोर देशों को मारना स्टार्ट किया, बुल्गारिया को ख़त्म किया, फिर टर्की, जो तुर्की है, तुर्की को हराया। ये दोनों जब आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी भी क्या किया है कि वह आत्मसमर्पण कर दिया है। ऑस्ट्रिया हंगरी भी क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो जर्मनी है, और जर्मनी का जो किंग था, जर्मनी का जो किंग था उसका नाम था केसर विलियम सेकंड, और यह कहां चला जाता है? यह भाग जाता है हॉलैंड। कहां भाग जाता है? हॉलैंड भाग जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि यूएसए को सम्मिलित होना और मित्र राष्ट्रों को ताकत में फिर से दोबारा आना एक फायदा पहुंचाता है, और एक्सिस पावर के कंट्री क्या होते हैं? धीरे धीरे जर्मनी का साथ छोड़ने लगते हैं, और अंततः जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। देखिए, सोवियत संघ का अलग होना एक और इंटरेस्टिंग घटना है। सोवियत संघ अलग हुआ है कब? 1917 में। सोवियत संघ कब अलग हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से? तो 1917 में। अब सोवियत संघ 1917 में इसलिए अलग हुआ क्योंकि इसके देश में एक तरीका से आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो गया। क्या हुआ था इसके देश में? इसके देश में एक तरीका से इंटरनल रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, जिस कारण से इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपना वापस हो गया। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इन लोग वापस लिया तो जर्मनी रूस का एक तरीका से कमजोरी समझा कि कमजोर है, इसलिए क्या हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया है। लेकिन एक्चुअली में बात यह था कि रूस के अंदर इतना जबरदस्त आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो गया था क्योंकि रूस के लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए थे। आर्थिक क्षति भी हुआ, जान माल का तो क्षति हुआ ही हुआ, आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हुआ था और लोग भी बहुत ज़्यादा मारे गए थे रशियन। इसलिए रूस ने 1917 में वापस ले लिया कि हम अब युद्ध में भाग नहीं लेंगे।
वहीं देखिए आत्मसमर्पण का अगर बात आए तो आत्मसमर्पण ने एक्सिस पावर के तरफ बुल्गारिया था, छोटे छोटे देश को पहले हराया अमेरिका, तो बुल्गारिया था, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी को फिर हराया, फिर तुर्की को हराया, फिर जर्मनी अकेला बच गया, तो जर्मनी भी फाइनली आत्मसमर्पण कर देता है। तो आत्मसमर्पण में इस चीज को ध्यान रखिएगा। उग्र राष्ट्रवाद, तो उग्र राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, लगाव है, जो भावनात्मक लगाव है अपने देश के प्रति ना, इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। लेकिन इसमें उग्र राष्ट्रवाद का बात किया गया है, एग्रेसिव नेशनलिज्म का बात किया गया है, मतलब अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, एकदम एग्रेसिव रहना कि मेरे देश के खिलाफ कोई गलत बोलेगा और हम तुरंत क्या करेंगे, उसको उस पर अटैक कर देंगे। मतलब अपने देश के प्रति कोई भी नकारात्मक चीज नहीं सुनना, यह क्या है, एक तरीका से उग्र राष्ट्रवाद है। और यही चीज पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने देश थे सभी अपने जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के, सेम अगर हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको लेकर के सब लोग अलर्ट हो गए थे कि मेरा भाषा है, मेरा धर्म है, मेरा जाति। और यूरोप के देश में लगभग अब राष्ट्रवाद का यह जो एक जागृति था एक तरीका से हो चुका था। तो हम अगर बात करें, देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या हुआ? उत्तरार्ध का मतलब हो गया बाबू कि हम 1850 के बाद के बात करेंगे। 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना जागृत हो रहा था, उसके बारे में यहां चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। तो यूरोप के जितने देश हैं अब सभी लोग अपना देश चाहते हैं कि मेरा अपना भाषा हो देश का, अपना धर्म हो अपने देश का, अपना एक भौगोलिक एरिया हो मेरे देश का। यूरोप के देशों में ऐसा सोच पैदा ले रहा था, उत्पन्न हो रहा था। अब क्या हो रहा, देखिए समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करना चाह रहे थे। यही हो रहा था यूरोप के देशों में। अब अगर हम बात करें कि अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुर्की साम्राज्य, क्या तुर्की साम्राज्य का बात करें, तुर्की साम्राज्य का, टर्किश एम्पायर का बात करें, या ऑस्ट्रिया हंगरी का बात करें, तो अब इसमें क्या हो रहा था कि यहां एक जाति था जिस जाति का नाम था स्लाव। क्या नाम है? स्लाव। अब यह जो स्लाव जाति के लोग हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, एक देश का बात नहीं हो रहा है, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया में भारत आता है और एशिया में भी ढेर सारा देश है, उसी तरीका से यूरोपीय कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं और यूरोपीय कॉन्टिनेंट के उन सारे देशों में जहां जहां स्लाव जाति के लोग होंगे वह सभी एक राष्ट्र माने जाएंगे। मान लीजिए कि रूस में अगर स्लाव जाति के लोग हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी में स्लाव जाति के लोग हैं, तुर्की में स्लाव जाति के लोग हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस में स्लाव जाति के लोग हैं, तो ये सभी स्लाव जाति के लोग माने जाएंगे, एक राष्ट्र माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एक राष्ट्र माने जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अब सर्ब स्लाव आंदोलन, इन लोगों ने क्या चलाया, एक पैन स्लाव मूवमेंट चलाया था। वही बात कि सारे यूरोपीय कॉन्टिनेंट के देश जहां जहां स्लाव जाति के लोग पाए जाते हैं वो सब अपने आप को एक राष्ट्र माने, चाहे वो फ्रांस में स्लाव हो, चाहे रसिया में स्लाव हो, चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में हो, चाहे टर्की में हो, सब लोग एक राष्ट्र के रूप में रहेंगे स्लाव जाति के लोग। इस तरीका से देखिए यहां पैन स्लाव, यानी कि अगर हम यहां कलर चेंज कर दें, सर्ब स्लाव मूवमेंट यानी पैन स्लाव मूवमेंट यही था कि सारे यूरोपीय देश के लोग जहां जहां स्लाव जाति के लोग हैं सभी अपने को एक राष्ट्र मानेंगे। यही ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध को कट्टू बना दिया और यह स्लाव जाति का जो एक पैन स्लाव मूवमेंट चला था, इसे रूस के साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी का रिश्ता खराब हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां रूस है, यह हंगरी है, तो रिश्ता इन दोनों के बीच में स्लाव जाति के कारण खराब हो गया है। इसी तरह से
जिस तरीका से पेंस अलाउ मूवमेंट है, उसी तरीका से एक आंदोलन चला है सर्व जर्मन आंदोलन। दिख रहा होगा क्लियर? बिल्कुल। सर्व जर्मन आंदोलन यानी कि जर्मन अंपायर। कहने का मतलब है कि जर्मन अंपायर अब क्या चाह रहा है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, अगर हम मैप के तरफ चले यूरोप का, अगर यूरोप का मैप देखिए, यह यूरोप का मैप है, और अगर यहां पे हम इस चीज को क्या करें, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इस यूरोप के मैप में हम इस बात को समझेंगे कि पैन जर्मन मूवमेंट चला है, और पैन जर्मन मूवमेंट में क्या हुआ है कि जितने भी दक्षिण यह जो दक्षिण एरिया देख रहे हैं, दक्षिण और पूर्व यानी सॉदर्न ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं, पहले तो अब उन लोग सर्व जर्मन आंदोलन में उन लोग का था कि हम जितने भी बाल्कन पेनिनसुला यानी बाल्कन प्रायद्वीप में जितने भी देश हैं, उन सभी में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करेंगे। सर्व जर्मन मूवमेंट का क्या उद्देश्य था? तो सर्व जर्मन मूवमेंट का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्व यूरोप के जितने भी देश हैं, जिनको हम बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप में हम विस्तार करेंगे अपना। और बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप के किस हिस्से में है? जब क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जाता है, स्टैंडर्ड पूछा जाता है, तो चीजें इसी तरीका से पूछा जाता है कि इसमें से कौन बाल्कन कंट्री इनमें से कौन है। तो आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन बाल्कन कंट्री है, और यूरोप के किस हिस्से में बाल्कन कंट्री है। तो दक्षिण पूर्व, सॉदर्न ईस्ट, यानी सॉदर्न ईस्ट इलाके में क्या है? एक तरीका से बाल्कन कंट्री है। क्या है? बाल्कन पेनिनसुलर, समझिएगा, पेनिनसुलर है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि आखिर अब बाल्कन पेनिनसुलर में कौन कौन कंट्री आता है। देखिए, यहां हम इस चीज को समझेंगे। आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा कि बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन कंट्री है। बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन कंट्री है, आपको पहला ध्यान रखना है, बाल्कन पेनिनसुलर कंट्री। देखिए, पहला आपको ध्यान रखना है मैसिडोनिया, मोंटेग्रो, रोमानिया। आपको ये सारा चीज याद करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप सच में बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री का टीचर। क्योंकि बाबू इसमें 40 प्लस, कम से कम 45-50 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से पूछा जाता है। और अगर बाल्कन पेनिनसुलर में जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बाल्कन पेनिनसुलर कंट्री का हिस्सा नहीं है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा मैसिडोनिया, मोंटेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया। वहीं अगर हम बात करें, आपको और ध्यान रखना है बोस्निया हर्जगोविना, ग्रीस, क्रोएशिया। यह सारा देश आपको रट करके रखना होगा अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं। तो आप सोचिएगा कि हम
आराम से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। और आप सच में सरकारी मास्टर बिहार में बनना चाहते हैं तो आपको SCRT का, खास करके उनको जिनका पेपर हिस्ट्री है उनको SCRT बुक पढ़ना होगा। NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। खास करके हिस्ट्री में 9th क्लास का और 10th क्लास का जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक चलाया जाता है, जिसको SCRT बोलते हैं, हिस्ट्री का बुक आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, पढ़ जाना है। तब जाकर के आप कहीं टीचर बन पाइएगा। अब यहाँ देखिए, यह जो बाल्कन कंट्री है, और बाल्कन कंट्री यूरोप के किस हिस्से में है, तो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। कौन कौन? मैसिडोनिया हो गया, मोन्टेग्रो हो गया, रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, बोस्निया हर्जगोविना, ग्रीस, क्रोएशिया। तो इसको 4-5 बार पढ़िएगा, लिख लिख करके याद कीजिएगा, तो याद हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें, यही आपका है यूरोप, और यूरोप का जो यह दक्षिणी हिस्सा है, यूरोप का यह जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यह क्या है? सौदर्न ईस्टर्न। इसको हम बाल्कन पेनिनसुला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाल्कन पेनिनसुला बोल रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए, अब क्या हुआ कि बाल्कन प्रायद्वीप पढ़ने के बाद, समझने के बाद, यहां देखिए, उग्र राष्ट्रवाद क्या है? उग्र राष्ट्रवाद क्लियर दिख रहा है ना? उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। तो यह जो एग्रेसिव नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था कि मेरा देश, मेरा जाति, मेरा भाषा, मेरा धर्म, मेरा भौगोलिक इलाका, मेरा अपना इतिहास, तो यह जो ठीक है कि एक अपनापन का भाव था, लेकिन सब देश जब इस तरीका से सोचने लगे हैं तो एक दूसरे अगल बगल के पड़ोसी देशों से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आगे युद्ध का कारण बनेगा। देखिए, आगे हम लोग अगर बात करें कि इस युद्ध का जो प्रथम विश्व युद्ध है, आखिर इसका अंत कैसे हुआ है, इसका अंत कैसे हुआ है, तो इसका जो अंत हुआ है, देखिए, हम लोगों ने देखा थोड़ा देर पहले कि रूस क्या था। रूस युद्ध से हट जाने के बाद या युद्ध समाप्ति की आवाजें उठने लगी। जब रूस क्या हुआ है कि 1917 में, क्या यहां दिख रहा है? बिल्कुल, चलिए यहां दिख रहा है, यहां यूज कर सकते हैं। 1917 में रूस, चलिए यहां नहीं, इस साइड लिखते हैं कि रूस जो है 1917 में युद्ध से, रूस 1917 में विश्व युद्ध से बाहर हो गया है। और जब बाहर हो गया है तो यूरोप के बाकी देशों में भी यह आवाज उठने लगा है। यूरोप के बाकी देशों में क्या आवाज उठने लगा है कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। यूरोप के देशों के जो अंदर जनता है, वह जनता विद्रोह करने लगी है अपने राजा के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि रूस में लगभग 6 लाख लोग मारे गए थे। आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गया था रूस का। ऐसे ही नहीं रूस युद्ध से बाहर हो गया था, रूस का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। इसी कारण से रूस को बाहर होना पड़ा इस युद्ध से। युद्धरत देशों ने तो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो जो जो देश इसमें शामिल थे, ये सारे देश ने क्या किया? युद्ध, जो जनता है, उस देश का जनता जो है, यह अब युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है, अपने सरकार और राजा के खिलाफ एक तरीका से विद्रोह कर रहा है। देखिए, जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। रूस की नई सरकार को पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ और युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी। जैसे रूस पीछे हटा युद्ध से, रूस की जनता ने पूरे यूरोप की जनता को, लगभग पूरे विश्व में शामिल था। लगभग विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देश,
कितने 37 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 37 देश शामिल थे। और 37 देश में लगभग अब जनता भी युद्ध से ऊब गई थी, क्योंकि युद्ध के कितने दिन हो गए थे? तो युद्ध के लगभग 4 साल 3 माह 11 दिन, 4 साल 3 माह 11 दिन हो चुका था। बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से क्षति, बहुत लोग मारे जा रहे थे, जिस कारण से अब लोग युद्ध में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और सरकार को, राजाओं को जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जर्मनी के, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यू नौका, जर्मनी के यू नौका के बारे में अगर बात करें तो हम लोग इसका देख लीजिए, थोड़ा सा बैक चलते हैं, बैक थोड़ा सा चलते हैं। देखिए इधर, यही है जर्मनी का यू नौका। क्या है? यहां देखिए, यह जो यू नामक जो बोट है, यह बोट क्या किया था? यह एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, और इसी ने लुसितानिया को, किसको? लुसितानिया नामक जहाज को क्या किया था? इस जहाज का नाम है बाबू, इस जहाज का नाम क्या है? यू बोट नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है यू बोट। तो कहने का मतलब है कि यह जो यू बोट है यह जर्मनी का है, और लुसितानिया जो जहाज था जिसमें अमेरिकी नागरिक बैठे हुए थे, अटलांटिक महासागर में उसको यह डुबो दिया था। इसी कारण से तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में एंट्री मारता है, क्योंकि अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ था, लेकिन अभी तक वह तटस्थ था, वह युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा था। लेकिन जब उसके नागरिक मारे गए तब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दिया और जर्मनी को चेताते हुए 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध का घोषणा कर दिया। ये सारा डेटा रट के रखिएगा, और नहीं रटिएगा तो फिर आप समझिए क्या कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जब चलेंगे तो देखिएगा, इधर देखिए, यहां इसी में यूबोट नामक क्या किया था? लुसितानिया, यह नाम याद रखना है, और कहां? अटलांटिक महासागर में। तो लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक शामिल थे, और उसमें लगभग कितने लोग मारे गए? तो 1200 लोग मारे गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो 6 अप्रैल 1917, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन का नाम, वुड्रो विल्सन का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन इस समय राष्ट्रपति है अमेरिका के? तो वुड्रो विल्सन हैं। और अमेरिका ने कब एंट्री मारा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? तो 6 अप्रैल 1917 को। कब मारा है? 6 अप्रैल 1917 को। आगे अगर हम लोग देखें, यह देखिए, अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। हम लोगों ने बात कर लिया है कि अमेरिका जैसे ही आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में, तो एक तरीका से अलाइड पावर को, यानी मित्र राष्ट्र को एक नया ऊर्जा मिलता है, एक ताकत मिलता है, और तब यह एक्सिस पावर वालों को दौरा करके मारता है। पहले तुर्की को हटाता है, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी को हटाता है। तो जब यही दो हाथ जर्मनी का दो के बाद जर्मनी भी क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। पूरा पढ़ाई में मजा आने वाला है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम बात करते हैं जुलाई 1918 के बारे में। अब जुलाई 1918 में क्या हुआ है? तो जुलाई 1918 में 3 देश का नाम आपको याद रखना है बाबू। यह नाम आपको इसलिए भी याद रखना है कि आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जुलाई 1918 में आपको एक देश का नाम याद रखना है, ब्रिटेन। क्या है? एक देश का नाम है ब्रिटेन, दूसरा देश का नाम आपको याद रखना है फ्रांस, और तीसरा देश का नाम आपको याद रखना है अमेरिका। क्या नाम याद रखना है? अमेरिका। यह जो 3 देश है, जब 6 अप्रैल उन्हीं तोड़ते हैं, तो जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया, और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। तो जैसे ही यह
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का संयुक्त सेना एक्सिस पावर वालों को मारना स्टार्ट करता है ना, तब उन लोगों का हार एक तरीका से होना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब क्या हुआ है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में क्या हुआ है, बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया और अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर किया। जुलाई के महीने में मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने एक्सिस पावर वालों के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले सितंबर में, कब, सितंबर में बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण किया और क्या है, अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण किया। और यहां देखिए, इसको ध्यान रखिए, यह जो ऑस्ट्रिया हंगरी है और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था एक तरीका से। जब बुल्गारिया को भी हार हो गया, तुर्की भी एक तरीका से हार गया या आत्मसमर्पण कर दिया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के देश यानी जो उसका जनता और जर्मनी का जनता अब एक तरीका से अपने सरकार के खिलाफ ही क्या करेगी, बगावत करेगी, विद्रोह करेगी। एक तरीका से असंतोष बढ़ रहा है, लोग अब वहां के युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी बीच बाबू 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए बुल्गारिया कब आत्मसमर्पण किया है, यहां पे एक ब्लैंक पेज पर लेते हैं इस चीज को। ब्लैंक पेज पर इसलिए भी कि आपको याद होना बहुत जरूरी है, याद होना बहुत जरूरी है। बस पढ़ा के चले जाएं, ड्यूटी करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब चीजें, देखिए जब चीजें आपको याद होने लगेगा ना, तब पढ़ाई में मजा आने लगेगा। और जब याद नहीं होगा ना, तो आपको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगेगा। तो अगर जो कुछ भी पढ़ते हैं कम पढ़िए लेकिन इफेक्टिव पढ़िए, याद करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में सरकारी मास्टर बने, तो आपको चीज़ों को याद करना होगा। याद कीजिएगा, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास नॉलेज हो। अगर हम बात करें कि 6 अप्रैल 1917 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए का एंट्री होता है। नंबर 2, जुलाई के मंथ ऑफ जुलाई में क्या होता है कि अलाइड पावर की जो संयुक्त सेना है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों ने एक्शन लिया है। और इसका नतीजा क्या निकला है कि सितंबर में बुल्गारिया, अक्टूबर में कौन, बुल्गारिया के बाद कौन आत्मसमर्पण कर दिया? तो बुल्गारिया के बाद आपका आत्मसमर्पण कौन कर दिया था? तो टर्की, बुल्गारिया के बाद टर्की आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद नवंबर में ऑस्ट्रिया हंगरी, अब ये सब लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो जब आत्मसमर्पण सब एक्सिस पावर वाले कर रहे हैं, सेंट्रल पावर वाले कर रहे हैं, तो अब जर्मनी अकेला पड़ जाएगा और जर्मनी भी आत्मसमर्पण करेगा। आगे ये सारा फैक्ट आप याद रखिएगा, मजा आएगा। अगर याद होगा चीजें तो आपको मजा आएगा। जर्मनी में, यहां देखिए, जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। तो जर्मनी भी एक तरीका से आत्मसमर्पण ही किया है। देखिए 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी आत्मसमर्पण किया है और जर्मनी के लोग अब परेशान हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ है कि जर्मन सम्राट जो था कैसर विलियम II, जर्मनी के सम्राट कौन है, यह नाम याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का किंग का नाम, जर्मनी के सम्राट कौन था? तो जर्मनी के सम्राट कौन है? कैसर विलियम II।
यह कैसर विलियम द्वितीय ने एक तरीका से भाग गया है या पलायन कर गया है, और वह कहाँ चला गया है? हॉलैंड चला गया है। कहाँ? हॉलैंड चला गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए सवाल कभी एग्जाम में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी का जो सम्राट था किस देश में भाग गया, तो हॉलैंड। कहाँ? हॉलैंड में भाग गया था। इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखिए, और जब जर्मनी के जो नई सरकार बना, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो वाइमर है, वाइमर नया सरकार, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो वाइमर यानी नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। तो आपको इतना सारा चीज याद रखना है। कब? 11 नवंबर 1918 को। और हम लोगों ने शुरू में ही क्या देखा था? युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ। युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ, और खत्म कब हुआ है? 11 नवंबर 1918 को। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, जर्मन सरकार राजा तो भाग गया है। जर्मनी का राजा कौन है जी? कैसर विलियम सेकंड राजा है, और वह अब भाग गया है। नया सरकार जो वाइमर जनवरी, वहां जो जर्मनी का जो संविधान है उसका क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइमर याद रखिएगा। तो नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर क्या किया है? एक तरीका से संधि किया है, हस्ताक्षर किया है, और उसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया है। एक चीज और समझिएगा, देखिए ये डाटा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अप्रैल 1917 में अमेरिका का प्रवेश हुआ है। जुलाई में संयुक्त अभियान में कौन कौन देश हैं? तो आपको याद रखना है कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। संयुक्त अभियान में ऐसे याद रखिएगा, ABF। इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा। संयुक्त अभियान में अमेरिका, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस। बुल्गारिया का अलग, सितंबर 1918 में कौन सा देश बुल्गारिया को एक तरीका से आत्मसमर्पण करवाया है? अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर में ऑस्ट्रिया और हंगरी, और 11 नवंबर में युद्ध विराम संधि पर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था? हस्ताक्षर कर दिया था। अब जब यह युद्ध समाप्त हो गया है तो एक संधि होता है जिसका नाम है वर्साय की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साय। और इस वर्साय के संधि में क्या बोला गया है कि वर्साय के संधि में जर्मनी पे इतने आरोप लगाए जाते हैं, जर्मनी को इतना अपमानित किया जाता है कि बोला यह भी जाता है कि जो फर्स्ट, क्योंकि इसमें जर्मनी को पूरी तरीका से अलग थलग करने का कोशिश किया। जर्मनी पर बहुत सारे बैन लगाए गए, सैंक्शन लगाए गए, बोला गया कि अब आप 1 लाख से ज़्यादा आर्मी नहीं रखोगे, युद्ध हार जाना इससे असूला गया। जर्मनी के ऊपर सारा युद्ध का दोष मढ़ा गया कि तुम ही रीजन हो इतना बड़ा युद्ध होने का, इतने सारे लोग को मारे जाने का, पूरा ब्लेम जर्मनी को दे दिया गया। और यह वर्साय की संधि, इस संधि में क्या हुआ है, एक चीज समझिएगा सिंपल में, कि वर्साय के संधि में अगर हम बात करें, ठीक है पेन सही है। अब देखिए, वर्साय के संधि में लगभग 27 देशों ने हिस्सा लिया। कितना? एक प्लेन पेज पे इसको देखते हैं। वर्साय के संधि में लगभग, अगर हम बात करें कि वर्साय के संधि में लगभग 27 देश, कितना देश? 27 देश ने हिस्सा लिया, लेकिन मुख्य रूप से 3 देश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? तो आपको पहला याद रखना है अमेरिका। क्या याद रखना है? अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है इस समय? यही इंपॉर्टेंट है, वुडरो विल्सन। चलिए, दूसरा
व्यक्ति, दूसरा जो देश है फ्रांस। फ्रांस का जो प्रधानमंत्री है वह कौन है? जॉर्ज क्लेमेंसो। जॉर्ज क्लेमेंसो। वहीं अगर तीसरा बात करें इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है जॉर्ज लॉयड। यह 3 देश टोटल तो कहने के लिए वर्साई के संधि में 27 देशों ने हिस्सा लिया, 27 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वुड्रो विल्सन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज क्लेमेंसो, प्रधानमंत्री थे फ्रांस के। इंग्लैंड के कौन प्रधानमंत्री? जॉर्ज लॉयड। कौन है? जॉर्ज लॉयड का नाम याद रखिएगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्साई के संधि के बारे में। यहां हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जनवरी और जून 1919 के बीच में अगर हम बात करें वर्साई के संधि के बारे में, तो देखिए वर्साई के संधि के बारे में जनवरी, ठीक है, पेन, चलिए, जनवरी और जून 1919 के बीच, जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्ति यानी मित्र राष्ट्र, और यही मित्र राष्ट्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलाइड पावर। क्या बोलते हैं? अलाइड पावर बोलते हैं। तो अलाइड पावर एक सम्मेलन करता है। कहां पे? पेरिस के उपनगर वर्साई में, और फिर पेरिस में हुआ। मतलब कि वर्साई का जो ये मीटिंग हुआ है यह पेरिस का एक उपनगर है, शहर का ही नाम है वर्साई। और कब? जनवरी जून 1919 में। अगर हम फिर बात करें आगे कि इस सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? 27। कितने देशों ने भाग लिया है? 27 देशों ने वर्साई के संधि में भाग लिया है। लेकिन 3 देश, लेकिन कितने देश? 3 देश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कितने देश? 3 देश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ही निर्णायक भूमिका में हैं। तो वर्साई के संधि में कौन 3 देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलें। इन तीनों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है कि वह जो 3 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वह 3 देश कौन कौन है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। यह तीनों का नाम आपको रट के रखना है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलिए, आगे देखिए, यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि को तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्र के माथे पूरा जो एक तरीका से दोष है उस दोष को मढ़ रहे थे कि जर्मनी तुम्हारे कारण से इतना बड़ा महाविनाश वाला युद्ध हुआ है। एक्चुअली में इस युद्ध में एक और चीज देखा गया कि कोई इस युद्ध का उत्तरदायित्व ही नहीं ले रहा था। कहने को तो इसमें 37 देश इस युद्ध में शामिल थे। मित्र राष्ट्र वाले यानी अलाइड पावर वाले धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर को ब्लेम करते थे और एक्सिस पावर वाले अलाइड पावर को ब्लेम करते थे। वो बोलते थे कि अलाइड पावर वाले क्या बोल रहे थे कि हमने तो युद्ध को रोकने का कोशिश किया, एक्सिस पावर वालों ने युद्ध किया। एक्सिस पावर वाले बोलते थे कि मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर ने हम पे दुराचार किया है, हम लोगों को शोषित कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने युद्ध किया। ये सारा चीज मतलब कोई भी 37 देश में से उत्तरदायित्व तो नहीं ले रहा था युद्ध को रोकने का। सब लोग एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे और इसका नतीजा क्या निकला कि विश्व इतिहास में सबसे घातक युद्ध, सबसे ज्यादा क्षति जो हुआ है इस युद्ध में, लगभग इस युद्ध में 6 करोड़ लोग प्रभावित थे। और कब? 1914 का बात हो रहा है। 1914 में, आज 2026 है, इस समय से कंपेयर मत कीजिए। अभी तो विश्व का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 1914 का बात सोचिए कि उस समय से 6 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए थे। 2 करोड़ लोग मारे गए थे। और क्यों यह युद्ध हुआ? तो इस कहानी को आप ध्यान रखिए। देखिए हुआ क्या था एक्चुअली में,
इस फैक्ट को भी आप लोग जान ही लीजिए कि ब्लैक हैंड एक संगठन था जिसका नाम क्या है, ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड एक आतंकवादी संगठन था जो, और ये ब्लैक हैंड जो आतंकवादी संगठन है इसको वित्त पोषित, मतलब एक तरीका से पैसा या धन वगैरह से मदद करता था कौन सा देश, तो वह देश मदद करता था सर्बिया। और हत्या कहां हुआ था उस राजकुमार का, तो बोस्निया की राजधानी, बोस्निया की कैपिटल कहां है, साराजेवो। यहीं पे फ्रांसिस फर्डिनेंड का हत्या हुआ था कब, 28 जून 1914 को। और 28 जून 1914 को जब फ्रांसिस फर्डिनेंड का हत्या हुआ तो एक, और युद्ध कब स्टार्ट हुआ है, तो युद्ध स्टार्ट हुआ है 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को सोचिए, 28 जून 1914 को उसका हत्या हुआ था बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। लेकिन एक महीना बाद 28 जुलाई को जब जर्मनी ऑस्ट्रिया के तरफ मदद करने आ जाता है, तब जाकर के ऑस्ट्रिया घोषित कर देता है 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक तरीका से शुरुआत होता है। तो एक महीना टाइम मिला था सर्बिया को, क्योंकि ब्लैक हैंड जो ये आतंकवादी संगठन है इसको वित्त पोषित, पैसों से मदद कौन करता था, सर्बिया करता था। तो सर्बिया का एक तरीका से जिम्मेवारी था कि उसको एक गैजेट वगैरह या रिलीज करना चाहिए था, या क्योंकि ऑस्ट्रिया यही डिमांड भी कर रहा था कि जो भी मेरे राजकुमार को मारा है उसको क्या करना है, पकड़ो, उसको दंडित करो। लेकिन सर्बिया इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। उसी बीच ऑस्ट्रिया के तरफ मदद करने के लिए जर्मनी आ जाता है, और जर्मनी फिर युद्ध का घोषणा एक तरीका से ऑस्ट्रिया कर देता है कब, 28 जुलाई 1914 को। तो इतना सारा फैक्ट्स और इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वर्साय के संधि में कौन कौन देश का महत्वपूर्ण भूमिका रहा, वर्साय के संधि में कितने देशों ने हिस्सा लिया और कितनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का नाम याद रखना है, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो का नाम याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज का नाम याद रखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एग्जाम में यह सवाल जब पूछा जाएगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। और एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं सच में बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना तो जी तोड़ करके मेहनत कीजिए। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल, हाफ अप्रैल समझ लीजिए, हाफ अप्रैल अभी चल रहा है। और एग्जाम होगा 22 सितंबर को। कब होगा, 22 सितंबर को। चलिए यहाँ नहीं इसको लिखते हैं, हम इसको एक अलग पेज पे लिखते हैं। अभी जो बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा, यहां देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा 22 सितंबर। कब होगा, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। अभी अप्रैल हाफ चल रहा है। अभी आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग अभी 6-7 मंथ आपका समय है। 6-7 मंथ समय है। आपको क्या करना है कि इस दौरान एनसीईआरटी, एससीईआरटी किताब पढ़िए। किताब आपको पढ़ना होगा। आप सिर्फ मोबाइल पर इस तरीका से देखते रहेंगे और सोचेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको लेक्चर देखने के बाद आपको किताब पढ़ना चाहिए। जब किताब पढ़िएगा तो और मजा आएगा। जितना ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर जाएगा उतना आप पढ़ाई को समझ पाइएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लेक्चर मेरे चैनल पे है, जाइए एसएसटी टीचिंग अड्डा 247, मतलब जो हैंडलर है चैनल का, क्या नाम है उसका, @SST टीचिंग
अड्डा 247। आपको जब यह YouTube पे सर्च कीजिएगा @SST टीचिंग अड्डा 247, तब आपको यह चैनल दिखेगा और वहाँ पर जा कर के जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लेक्चर है सारा देख जाइए। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है और आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए।